देखें, तो प्रीवियसली हमने मॉडर्न फिजिक्स में से डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर स्टार्ट कर दिया हुआ था। सो डुअल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर में हमने प्रीवियस लेक्चर में देखें, तो पहले मैंने आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाया था कि कैसे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पे बात की थी। जे थॉमसन ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कैसे काम किया। फिर उन्होंने ई बाई एम रेशियो कैलकुलेट किया। वो कैलकुलेट करने के दो मेथड्स से, दोनों मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जिसमें हम वाई मतलब एक फ्लोरेसेंट का जो ग्लो का डिस्टेंस है उसको फिजिकली कैलकुलेट करके एक बताया, और दूसरा फार्मूला पोटेंशियल के टर्म्स में कि किस पोटेंशियल से कैथोड रेज को एक्सेलरेट किया गया है वहां से निकाला। फिर हमने मिल्कन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया, और उसके बाद हमने फोटोन का डिस्कशन किया। मतलब बेसिकली इलेक्ट्रॉन हमारा हो गया, अब हम फोटोन का डिस्कशन कर रहे हैं। सो फोटोन पे हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। लास्ट था इंसिडेंट वाला, जिसमें मैंने बताया था कि अगर लाइट रे थीटा एंगल पर आ रही है तो जो फोर्स होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट आता है। तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया था प्रीवियस लेक्चर में। देखें, आज के लेक्चर में कुछ मैंने बताया, एक दो थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चंस देख लेते हैं, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पूछी गई हैं। चलो एक बेसिक से एग्जांपल देख लेते हैं। तो सपोज हमें पता है कि एक लेट्स से सोर्स है, लेट्स से फाइंड number of photons per second from a 200 watt source. Clear? 200 watt source having 10% light emission efficiency. Clear? चले बताएं, नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें चाहिए। लेट्स से जो लाइट आ रही है दैट इज वेवलेंथ 500 नैनोमीटर, तो हमें बताना है नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हो जाएंगे। सो क्वेश्चन समझ आया। सबसे पहली बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कैसे निकालते हैं। किसी को याद है फॉर्मूला? कल मैंने बताया नंबर ऑफ फोटॉन्स, हाँ क्या था? पावर ऑफ सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ फोटोन। वेरी गुड यार, वेरी गुड। पावर ऑफ सोर्स अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। सो मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि पावर ऑफ सोर्स तो कंफर्म है 200 वैट, पर दिक्कत ये है कि ये पूरी पावर लाइट एमिशन में यूज नहीं हो रही है। इसका सिर्फ कितना परसेंट यूज हो पा रहा है? 10%, या लेट्स से 20% कर देते हैं। तो 20 नहीं, लेट्स से 30 कर देते हैं। सो लेट्स से 30% लाइट ही एमिट हो रहा है, मतलब 200 वैट का 30% हमें निकाल के रख लेना चाहिए। ये हो जाएगी हमारी लाइट एमिशन पावर। और फोटोन की जो है वो हम लिख सकते हैं कैसे? एच सी बाय लेमडा। क्लियर? सो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके पूरी वैल्यूज वहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डन? अच्छा, तो अभी पॉइंट ये कि मैंने पहले भी बताया था कि यार कैलकुलेशन करने में मैं आपको बताऊंगा कि एच एन सी आप कैलकुलेट करके ऐसे रख सकते हो, ठीक है पहले से। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेट करने के लिए इजी रहता है। किसी ने ऑलरेडी किया हुआ है क्या एच एन सी का नियरली? एच एन सी का अगर मैं मल्टीप्लाई देखूँ तो एच कितना है? 6.67 इंटू 10⁻⁻। -23। हाँ, और सी कितना है? 3 × 10 पर 3 इंटू 10⁻8। 8। ठीक है, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये जो मल्टीप्लाई है नियरली कितना आता है? 2 के राउंड आएगा। 2 इंटू, और इसे अगर सॉल्व करें थोड़ा, 10 पर -25। 10⁻⁻25। 25। अच्छा, ये तो आप लोगों ने याद रख लिया हुआ है कि इस फॉर्मेट में हम इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्या सिचुएशन हो जाएगी हमारी यहाँ पर? वैल्यू वाइज सॉल्व कर लें इसे। चले सॉल्व करें जल्दी से।
सो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये सॉल्व करके पूरी वैल्यूज रख के हम निकाल सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि एट द एंड हमें मेन चीज़ है फॉर्मूला हमें क्लियर होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि फाइनली नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने रह सकते हैं। डन। ओके चले जल्दी से सॉल्व करें यार सब लोग, फाइनल वैल्यू बताएं। 15 into 10 power minus 22. ओके 15 या 10 power 22. ओके 15 into 10 to the power 22। बाकी लोगों ने भी सॉल्व किया, देखें करेक्ट है या नहीं। ओके चलें चेक कर लेते हैं वैल्यू वाइज, देखें। सो ये वैल्यू ये हुआ 6 ओवर h इंटू सी की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25, और ये ऊपर चला जाएगा लेमडा। सो लेमडा 500 नैनोमीटर है, नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 9। सो 5 इंटू यहाँ पे देखें 10 टू द पावर 9 है और ये 2 जीरोज और है, तो कितना बचेगा 10 टू द पावर माइनस 7। ठीक Sir, है वो 60 है। या ओके ओके 3 इंटू 60 ठीक है। सो 7 पावर कैंसिल आउट हुआ, ये 30 इंटू 2 150, तो जीरोस कितने आएंगे 5, यहाँ से कैंसिल कितना हुआ 5 7 18 19 आएगा ना ये फिर। हाँ ठीक है, तो यार ये एच सी की वैल्यू ये आपको याद रखनी है, ये एच सी की जो वैल्यू यहाँ पर है ये आपको प्रॉपर याद रखना है, तो जल्दी से आपको मतलब कैलकुलेशन में आप इतना प्रॉब्लम में नहीं आ जाओगे। सो एच की वैल्यू और एच सी की वैल्यू ये दोनों डायरेक्टली आप याद रखो। चलो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके तो याद रखना पड़ेगा, फोर्स का फार्मूला हमें चाहिए होगा। बताएं फोर्स का फार्मूला क्या हो जाएगा। फोर्स का फार्मूला power of source upon C into पावर 1 ऑफ plus सोर्स, यस पावर ऑफ सोर्स अपॉन सी, ठीक है, और प्लस रिफ्लेक्शन 1 प्लस आर। यहाँ पर मैं बताना भूल गया, लेट्स से पैनल का जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है दैट इज 0.6। कोफिशिएंट ऑफ पैनल इज 0.6, मतलब 60% एनर्जी वो रिफ्लेक्ट करता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर रखनी पड़ेगी। अभी दिक्कत है कि सोर्स का पावर नहीं दी है, ये क्या दिए है
ये क्या चीज है? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी दी हुई है, वैट पर मीटर स्क्वायर है। तो हमें साइड में क्या सॉल्व कर लेना चाहिए? पावर इंसिडेंट ऑन दिस प्लेट। क्लियर? सो पावर इंसिडेंट कितनी हो जाएगी? कितनी पावर इंसिडेंट होगी? पावर क्या होता है? इंटेंसिटी इनटू एरिया। एरिया। क्लियर? सो इंटेंसिटी कंफर्म है हमें 2 × 10⁻³ है, और एरिया अगर देखें सो ये हो गया 12, और मतलब 0 पॉइंट है दोनों, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12.12। क्लियर? सो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास? 240। ये हो गया हमारा पावर, दिस मच वैट पावर वहां पर आ रही है। बस अभी सॉल्व कर देना है जस्ट। यार समझ आया सबको? 1 + r, ये r कितना है? रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट 0.6, तो इसके अकॉर्डिंग वहां पर वैल्यू हो जाएगी। यार समझ आया सबको कि ज्यादा कुछ उसमें करने जैसा नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक चीजें ही पूछी जाएंगी उसमें। ठीक है, डन। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओके, तो अब देखिए, जस्ट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फाइंड द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ऑफ वन फोटोन ऑफ वेवलेंथ दिस इन, आपको लिखा हुआ है किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमें एक नई चीज सीखनी है, क्या? क्या एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लिखते हैं? सिंपल एनर्जी का तो आपको फॉर्मूला पता है भाई, फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? h/न्यू। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी तो दी नहीं है, लेमडा दिया है, तो क्या लिख देंगे? hc/λ। ठीक है, hc की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 2 × 10⁻⁻25। वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? 500 × 10⁻⁻9। यार क्लियर है यहाँ तक? सॉल्व कर देंगे, 7 कट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻⁻18 अपॉन 5। चाहिए तो एक जीरो से इसे 20 कर सकते हैं। क्लियर? सो ये कितना आ जाएगा? 4 × 10⁻⁻19। ये समझ आया सबको? ये एनर्जी किसमें है? जूल में है। तो इसका मतलब अगर ये एनर्जी जूल में है, बट ऑप्शन हमें किसमें पूछा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड विद द 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो इट इज लाइक एनर्जी Q × V टाइप पे है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड विद 1 वोल्ट, तो उसका Q यूज करेंगे ना। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना होता है? उसका Q कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है सबको यहाँ पर? दिस मच ऑफ जूल। तो मुझे अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करनी है, तो मुझे किसका डिवाइड करना पड़ेगा? इसका डिवाइड करना पड़ेगा। सो 4 × 10⁻⁻19 में क्या करेंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 का डिवाइड कर देंगे। तो ये एनर्जी जूल की जगह किस पे कन्वर्ट हो गई? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ आया सबको? तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब एनर्जी कितनी आ जाएगी? E इज इक्वल टू, सॉल्व करें, 4 डिवाइडेड बाई 1.6 मतलब 1/4 मतलब 0.25 मतलब 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आया सबको? क्लियर? हाँ, तो अभी हम इसे और स्पेशल कर लेते हैं, क्योंकि यार जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको ये सेम पावर ही मिले। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट लिख लेते हैं। देखें, स्पेशल पॉइंट क्या करना है? स्पेशल पॉइंट देखेंगे कि हमें जो पता है कि
एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखना है हमें, तो हमें पता है E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक। ये किस में, जूल में, डन। अभी हमें इसे कन्वर्ट करना है किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किसका डिवाइड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये एनर्जी किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यार ये एच सी ई ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ तो कांस्टेंट ही है ना, तो हम डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, एच सी बाई ई को सॉल्व कर दो, 1/λ को रखो। तो एच सी बाई ई को जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 1237.5 के आसपास। मतलब अगर लेमडा को हम एंगस्ट्रॉम में रखें तो 10⁻⁻10 भी आता है। तो ओवरऑल कन्वर्जन हम देखें तो ये आता है, रुके मैं फाइनल लिख देता हूँ। एनर्जी को लिख सकते हैं हम 12375। अगर आपको 5 टाइप का डिवाइड दिख रहा है, डिवाइड बाय लेमडा, और खास बात ये लेमडा किस में है, इन एंगस्ट्रॉम। क्लियर, ये सिचुएशन होगी। अगर हम चाहें तो इसे अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 12400। ये 375 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 लिख सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे जीरोस दिख रहे हैं लेमडा में, तो ये भी याद रखना है लेमडा किस में है हमेशा, इन एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर में चाहिए तो एक जीरो कम यूज होगा यहाँ पर। तो देखें प्रीवियस एग्जांपल को हम कैसे अप्रोच कर सकते थे। देखिए प्रीवियसली कितनी है, 5000 है ना, 500 नैनोमीटर मतलब कितनी, 5500 नैनोमीटर है, बट हम एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो सॉल्व कर लो, दो जीरोस कैंसिल आउट हो गए, एक यहाँ आ गया, 5 से डिवाइड कर लो, 2.5 के आसपास आ जाएगा। समझ आया यार सबको, ये पॉइंट समझ आया कि कैसे फास्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एनर्जी निकाल सकते हैं। हाँ ओके, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कई बार हमसे पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर कराया हुआ। ठीक है, तो मुझे लगता है यार बेसिक्स जो भी थे फोटोन का डिस्कशन है वो सबको समझ में आ गया है, उतना खास उसमें कुछ है नहीं। ठीक, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं अपने। मैंने पहले भी बताया था कि हम पढ़ेंगे पहले इलेक्ट्रॉन, फिर फोटोन पे बेस्ड एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, वो डिस्कस करेंगे। तो चलें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और ऑफ कोर्स केमिस्ट्री में आपने इसे पढ़ा होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पीईई। चले समझे यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, नेम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर है वैसे यहाँ पर। तो समझ लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। सेम जैसे हमने बनाया हुआ था, जैसे वैक्यूम ट्यूब होता है वैसे ही हमने एक ट्यूब क्रिएट की, बट इस बार हमने क्या किया, यहाँ पर एक ओपनिंग रखी हुई है जिससे एक स्पेस है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर एक ओपनिंग है जहाँ पर लाइट आ सकती है। सो लेट से हमने यहाँ पर एनोड और कैथोड लगा के रखे हैं। अब ये सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर इस पर लाइट आ सकती है, लाइट इंसिडेंट हो सकती है। तो इसकी ओपनिंग इस तरीके से रखी गई है कि यहाँ पर लाइट रेज आ रही हैं। रुके, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि लाइट रेज हमें इंक्लाइन नहीं कर, मतलब स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ है। सो लाइट रेज इस तरीके से हमारे पास आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कैथोड पे लाइट रेज यहाँ पर आ रही हैं। लाइट रेज का मतलब मैंने बताया कि लाइट है अगर, तो इसका मतलब हम कंसिडर करेंगे कि इसके पास क्या आ रहे हैं, फोटॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अच्छा ओके, इसमें क्या करते हैं, बीच में एक वोल्ट मीटर और अमीटर भी लगा के रखते हैं जिससे हम वोल्टेज एडजस्ट कर सकें।
तो एक वोल्ट मीटर लगा दिया और एक एमीटर भी लगा दिया। अच्छा, वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए एक हम वोल्टेज एडजस्टर लगा लेते हैं। वोल्टेज एडजस्ट करना मतलब एक रियोस्टेट टाइप वाली थी। हमें जितना वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वोल्टेज यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, ठीक है। तो इसको की से कनेक्ट कर लेते हैं, स्विच। ये जनरल एक डायग्राम है, स्कीमेटिक है कि किस तरीके से हमने कनेक्शन किया हुआ है इसमें। ये हमने यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा के रखा है हमें डिफरेंट वोल्टेज के लिए। सपोज 20 वोल्ट की बैटरी है, तो यार अब वोल्टेज आपको वेरी करना है 0 to 20, तो क्या आप इस बैटरी से थोड़े ना वेरी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इससे एक रेजिस्टर लगा दिया, रियोस्टेट लगा दिया, और रियोस्टेट पे कनेक्ट करेंगे। सो लेट्स से मिडिल में कनेक्ट किया तो कितना वोल्ट मिलेगा हमें, 10 वोल्ट। थोड़ा और आगे कनेक्ट किया तो 15 वोल्ट। लाइकवाइज हम 0 to 20 वोल्ट गेन कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, तो ये सेटअप समझ में आया सबको कि वोल्ट मीटर कैसे इसको हैंडल करेगा वोल्टेज वेरिएशन के लिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सिंपल मीनिंग ये है, फोटो मतलब यहाँ पर लाइट और फोटोन की बात हो रही है, उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में बात होना है। मतलब जब ये फोटोन इस कैथोड पर आया तो बहुत ही सिंपल सी एक फिनोमेना देखने को मिला कि यहाँ पर जब ये लाइट इस मेटल पर पड़ी तो यहाँ से क्या एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब ये लाइट मेटल पर पड़ी तो वहां से क्या एमिट हुए, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब डेफिनेशन अगर हम बात करें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, तो किसी भी मेटल पर जब लाइट एमिट आती है तो उससे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट ऐसा हर बार नहीं होता है। मतलब ये मेटल है और इस पे मैं नॉर्मली लाइट डाल रहा हूं तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, नहीं, हमेशा नहीं आएंगे। मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि सोचो इस फोटोन के पास एनर्जी थी 50 और ये यहाँ पर आया और इसको ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के लेके जाना है। समझ आया। तो अगर ये 50 एनर्जी सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो लेट से हमें ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला चाहिए होगा, लेट से 100। अब 100 में हो सकता है ये बाहर निकला है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो किस पे डिपेंड करता है, फोटोन की एनर्जी पे, कि कितना एनर्जी का फोटोन हमें वहां पर यूज कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन में हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना है। क्या लिखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ओके है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, द एमिशन ऑफ electrons from metal surface when the light of sufficient frequency, sufficient energy, और एनर्जी उसकी कैसे डिसाइड होती है, फ्रीक्वेंसी से, इज इंसिडेंट। क्लियर। तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर हम किस तरह की बातें करने वाले हैं कि लाइट की कौन सी एनर्जी आएगी जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले एक बात हमें समझनी है कि हमने पढ़ा है वेव में, हमने वेव में पढ़ा है क्या इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है। और इंटेंसिटी किस चीज के प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ये याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, हाँ हाँ सर। ओके ओके ठीक है। अब दिक्कत ये है कि जब हम इस सिनेरियो को लेके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव करते हैं
तो पता है कैलकुलेशन वाइज टाइम कितना आता है? इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने का टाइम आता है लाइक डेज में, 15 डेज। इस तरीके से कैलकुलेशन आती है जब हम वेव नेचर को लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बोर्ड्स में भी है, याद रखना है, बोर्ड्स में भी ये आपके है डिटेल जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सिचुएशन क्या है देखें। हाँ, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं यहाँ पर कि जब यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो क्या अभी सर्किट कंप्लीट है क्या? नहीं, यहाँ पे तो नॉर्मल गैस है, क्या गैस से करंट फ्लो हो जाएगा क्या? नहीं। अमीटर की रीडिंग क्या आनी चाहिए अभी? 0। लेकिन अमीटर की रीडिंग कुछ आ जाती है, लेट से आई कुछ आ गई, कुछ मतलब करंट आ गया, लेट से 0.1 आ गई करंट। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एनोड के पास पहुंच गया। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन एनोड के पास जो पहुंच गया, वो टाइम जब हम कैलकुलेट करते हैं वेव नेचर से तो वो आता है डेज में, मतलब ऐसा लग रहा है कि 10 डेज लग गए इलेक्ट्रॉन को आने में। बट रियल में ऐसा हुआ क्या? नहीं, रियल में तो तुरंत यहाँ पे करंट देखने को मिल जाती है। तो इसका मतलब ये था कि वेव नेचर से इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं था। पॉइंट समझ आया सबको? वेव नेचर से इस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं था। फिर भी 3 फेमस साइंटिस्ट थे जो आपके बोर्ड्स में भी हैं। वो साइंटिस्ट है हर्ट्ज, लेनार्ड और हेलवेक। ये 3 साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहला कंट्रीब्यूशन किसका था? हर्ट्ज का। ठीक है, हर्ट्ज ने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि यार ऐसा इफेक्ट होता है, मतलब अगर लाइट आती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पे करंट मिलती है। मतलब हर्ट्ज ने पहले ही मेहनत करके रखी थी। बट दिक्कत ये थी कि इस वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब कैलकुलेशन। तब वहां पर एक साइंटिस्ट है जो आपने सुना भी होगा केमिस्ट्री में भी, आइंस्टाइन। उन्होंने एक इक्वेशन से एक्सप्लेन करके बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे वर्क करता है। और उन्होंने कौन सी थ्योरी ली? पार्टिकल थ्योरी। उन्होंने पार्टिकल नेचर से प्रूव करके दिखाया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे पॉसिबल है। तो चले अब हम भी देख लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पार्टिकल नेचर से समझाया। उन्होंने कहा कि यार इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर वेव के लिए है, जब हम वेव नेचर पे डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर हम तो पार्टिकल के इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे कि वेव किस इंटेंसिटी की है, हम बोलेंगे फोटोन किस इंटेंसिटी का है। समझ आया? तो हम बेसिकली किसकी बात करेंगे? फोटोन इंटेंसिटी की बात करेंगे। क्या? फोटोन इंटेंसिटी। अच्छा, फोटोन इंटेंसिटी का मतलब पता है क्या है? अच्छा, ये याद रखना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कभी भी इंटेंसिटी मतलब समझ जाना कौन सी इंटेंसिटी है? फोटोन इंटेंसिटी। ठीक है, फोटोन इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कितने सारे फोटोन है आपके पास, नंबर ऑफ फोटॉन्स में। समझ आया? क्लियर? अगर कभी भी यहां पर हम बात करें कि यार फोटोन इंटेंसिटी, तो वो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है। ये वाला थ्योरम यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यूज नहीं करेंगे, दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, नॉट यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ आया सबको? हाँ। ठीक है, अब इंटेंसिटी निकालेंगे कैसे? इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पे तो डिपेंड कर रही है, तो मैंने सिखाया है ना आपको इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, बताएं। अगर हमें चाहिए कि किसी जगह पर कितने फोटोन आ रहे हैं, इंटेंसिटी सिंपल, तो फोटोन इंटेंसिटी अगर मुझे चाहिए तो वो सिंपल होगा क्या? एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं। तो
हमें ये देखना है कि किस एरिया पे कितने टाइम पे कितने फोटोन वहां पर आ रहे हैं, वही होगा। सो लेट्स से n नंबर ऑफ फोटोन है, सबकी एनर्जी कितनी है, h न्यू अपॉन एरिया इनटू टाइम। डन। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि फोटोन इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि फ्रीक्वेंसी स्क्वायर पे। समझ आया क्या क्यों हमने ये पार्ट यहां पर एक्सप्लेन किया डिटेल में, ये किस लिए, फोटोन इंटेंसिटी के लिए। अच्छा, तो फोटोन इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटोन पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, मतलब फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर वाला पार्ट, वेव वाला पार्ट यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो पहली बात ये। दूसरी बात समझिएगा, सपोज ये मेटल है, यहां पर हमने एक लाइट इंसिडेंट कराई, लेट्स से उसकी एनर्जी है 100, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि मैंने बताया कि चेक करना पड़ेगा कि ये एनर्जी सफिशिएंट है या नहीं। तो सफिशिएंट मतलब पता है क्या होता है, सफिशिएंट मतलब होता है, सोचो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसे बाहर निकलना है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसे बाहर निकलना है, तो इसे, इसके मेटल से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, लेट्स से चाहिए 60, तो दैट विल बी आवर मिनिमम एनर्जी, कि मिनिमम 60 तो होनी चाहिए। अगर ये 50 लेके आएगा तो निकाल पाएगा क्या इलेक्ट्रॉन को, नहीं। तो अगर ये 60 या फिर लेट्स से 70 लेके आएगा तभी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा। तो ये जो मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। तो हर मेटल का वर्क फंक्शन फिक्स होगा, ठीक है, कि इतना फ्रीक्वेंसी चाहिए, उससे ऊपर पे ही ये एमिशन देगा। तो उस वर्क फंक्शन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी एफ या फिर न्यू, उसे हम बोलते हैं क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। थ्रेशोल्ड, नॉट मतलब जीरो के लिए है, कि मतलब एकदम जीरो रेफरेंस है, इस फ्रीक्वेंसी के बाद ही एमिशन स्टार्ट होगा। समझ आया सबको। तो बात कर लेते हैं क्या है यहाँ पर, वर्क फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन को कुछ बुक में W से लिखता है, कुछ बुक्स में फाई से लिखता है। मैं फाई यूज करूंगा वर्क फंक्शन के लिए। देखिए वर्क फंक्शन क्या है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, मतलब फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तब ये एमिशन देगा, इसे लिख सकते हैं HC बाई लेमडा नॉट। क्लियर। और यहाँ पे न्यू नॉट या फिर लेमडा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड। सो लेमडा नॉट इज, या न्यू नॉट पहले लिख लेते हैं, न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसका मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि जो मेटल का एमिशन होगा वो थ्रेशोल्ड के बाद ही होगा। तो ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, दिस इज आल्सो नोन एज मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, बट लेमडा तो उल्टा है ना, लेमडा तो उल्टा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन अगर लेमडा ज्यादा है तो एनर्जी तो कम होने लगेगी ना। इसका मतलब थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है वो मिनिमम नहीं, वो एक्चुअली होती है क्या, मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि वेवलेंथ उल्टा होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन अगर लेमडा इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। ओके, तो लेमडा और इसमें ये दोनों में हम ध्यान देंगे इसमें। अच्छा, अब वो साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं कि बिफोर दिस सिनेरियो वो 3 साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया, काफी कुछ एक्सप्लेन किया, बट एक सिनेरियो नहीं समझा पाए वो लोग, जो सिर्फ आइंस्टाइन ने ही क्लियर किया। क्या, सपोज यहाँ पर मैंने
100 फोटोन दिए, ठीक, 100 फोटोन दिए, सबकी एनर्जी लेट से इसका वर्क फंक्शन है 20, तो सबकी एनर्जी 30 है, मतलब वर्क फंक्शन से ज्यादा है एनर्जी। ये बात समझ आई? वर्क फंक्शन से ज्यादा है एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए सबके पास एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 10, क्योंकि 20 तो लॉस हो गई थी, कितनी? 30। तो ये ऐसा नहीं होता है। तो बाकी साइंटिस्ट ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि ये क्या चल रहा है एग्जैक्टली। पॉइंट समझ आया? कि हाँ। हमने एनर्जी दी फोटोन को 30, वर्क फंक्शन था 20, तो भाई सारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए? 10 मिलनी चाहिए ना। हाँ। तो इसका मतलब वो जो एक्सपेरिमेंटली देख रहे थे, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव ही नहीं हो रहा था कि सबको 10 मिलनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटली दिख रहा था कि कुछ के पास 10 थी, कुछ के पास 5 थी, कुछ के पास तो थी ही नहीं, ऐसा देखने को मिला। तो ये चीज एक्सप्लेन की आइंस्टाइन ने कि यार जब आप इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचे, इस इलेक्ट्रॉन के पास, तो यार इसके पास बाहर पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं ना। समझ आया? हाँ। तो इसके मन पे डिपेंड करेगा यार, इस इलेक्ट्रॉन के मन पे डिपेंड करेगा कि ये डायरेक्ट सीधे पहुंचना चाहता है या ऐसे इधर उधर कोलाइड होके पहुंचना चाहता है। समझ आया? तो अगर ये डायरेक्ट पहुंच गया तो सिर्फ कितना लॉस करेगा? 20। इसके पास कितनी एनर्जी आएगी? 10। और इधर उधर घूम के पहुंचा तो मे भी कुछ और 5 लॉस कर दिया, तो रिमेनिंग कितनी बची? 5। यहां से लेट से इसने 2 और लॉस कर दिया, तो रिमेनिंग कितनी बची? 8। तो एक्सप्लेनेशन समझ आया? हाँ। अच्छा, ये पॉसिबल सिर्फ तभी था जब मैं मानूंगा कि ये एक एक फोटोन 100 फोटोन है, ये सब फोटोन अलग अलग इलेक्ट्रॉन को ऐसे हिट करने वाला है। तो बेसिकली पार्टिकल नेचर के थ्रू ही ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो पाएंगी। तो बाकी लोग, मतलब जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे, वो सब पता है क्या सोच रहे थे? वो ये सोच रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए कि आपने एनर्जी कितनी दी माइनस वर्क फंक्शन। समझ आया? हाँ। लेकिन रियल में ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो आइंस्टाइन ने समझाया कि रियल में सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होगी, बट जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है वो पक्का यही होगी, इन दोनों का माइनस। समझ आया? और इसके लिए, सिर्फ इस इक्वेशन के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था, सिर्फ इस इक्वेशन के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की ये इक्वेशन जो ये बताती है कि एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन के बाद जो एनर्जी है वो सारे इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलने वाली है, बट हाँ, दैट इज द मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी। इस इक्वेशन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो पॉइंट समझ में आया कि आइंस्टाइन का कंट्रीब्यूशन क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में? आइंस्टाइन से पहले बहुत लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम किया है, ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन ने ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो आउटपुट आपको आ रहा था वो क्या रीजन है, वो एक्सप्लेन किया है आइंस्टाइन ने। तो चले अब हम सबका कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, तो चीजों को थोड़ा सा समझ लेना है। तो कौन से 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑलरेडी इस पे रिसर्च कर रखी हुई है? किस पर? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। सो वो 3 scientists, they were Hertz, Lenard and Halbach. Already researched photoelectric effect.
ओके, तो वो ऑलरेडी इस पे रिसर्च कर चुके थे, बट जो मेजर इक्वेशन थी वो आइंस्टाइन ने दी, ठीक है, बट देवर रिसर्च द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट they were unable to establish a proper equation. ओके, तो देखिए क्या क्या साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया हुआ है वो लिख लेते हैं। बात करते हैं किसकी, सबसे पहले हेलवेक। हेलवेक ने क्या बताया कि सिचुएशन, मतलब बेसिकली उसने बताया, ये देखा कि सपोज एक मेटल है, लेट्स से मैंने सोडियम लिख लिया, तो सोडियम जो थी वो नॉर्मल लाइट, जो विजिबल लाइट है उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकाल दे रही थी, लेकिन कुछ जो लाइट थी वो अल्ट्रावायलेट रेज पे एमिशन कर रही थी। तो बेसिकली उसने ये बताया कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल का वर्क फंक्शन डिफरेंट होता है। समझ आया हेलवेक का कंट्रीब्यूशन? हाँ हाँ, हेलवेक ने क्या बताया कि डिफरेंट मेटल का डिफरेंट डिफरेंट वर्क फंक्शन होता है। सारे मेटल ऐसा नहीं है कि आप सेम एनर्जी पे एमिशन करेंगे। तो बेसिकली थ्रेशोल्ड के बारे में बताया उसने, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड के बारे में डिस्कस किया हेलवेक ने। तो लिख लेते हैं इसे। ओके, तो हेलवेक का कंट्रीब्यूशन सबको क्लियर रहेगा कि हेलवेक ने बताया कि डिफरेंट मेटल हैज अ डिफरेंट वर्क फंक्शन। ओके, हाँ सर। लेकिन जो हर्ट्ज और लेनार्ड थे उनका तो बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन, मतलब बहुत ही डिटेल्ड उन्होंने एनालिसिस की। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ग्राफ्स बनाए, मतलब जैसे मैंने बताया अभी कि यार कितने इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी रहेगी, उसके उन्होंने ग्राफ्स बनाए। अब यार उन्होंने ग्राफ्स बनाए तो, बट दे वर एबल टू एक्सप्लेन दीज, मतलब एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था कि कैसे होगा। तो अभी याद रखना है कि बोर्ड्स में जो आपके है ये सारा है और सारा कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया है, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं पहले आपको आइंस्टाइन इक्वेशन बनाऊंगा, उसके बाद सारे ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा। बट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इन लोगों ने किस किस टाइप के ग्राफ्स ऑलरेडी ऑब्टेन किए थे एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो लिख लेते हैं, हर्ट्ज एंड लेनार्ड experimentally obtained real graphs। और वो ग्राफ्स क्या क्या थे, बहुत ही फेमस ग्राफ है, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। तो अब यार ये बताओ फोटो करंट क्या चीज है, अगर आपको डेफिनेशन लिखने को आ जाए, व्हाट इज फोटो करंट, बताएं। फोटो करंट मतलब क्या होगा यार, कॉमन सेंस की बात है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट मिले। हाँ, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से, यहाँ पर जो हमने बताया था यार, अमीटर में जो रीडिंग आने वाली है
वो क्या होगी, उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो सर्किट में हमने एक बैटरी लगाई, एक पोटेंशियल लगाया, तो करंट ज्यादा जानी चाहिए। लेट से मैंने I50 यहाँ पे पास कराने का ट्राई किया, बट क्या I50 जाएगी क्या? नहीं। जब यहाँ पर सर्किट ही ब्रेक है तो ये वाली करंट जा ही नहीं सकती ना यहाँ से। यहाँ से जितनी पॉसिबल करंट है वो उतनी अचीव होने वाली है यहाँ पर हमें, तो इसलिए वो फोटो करंट थी। उसको उन्होंने अमीटर से चेक किया इंटेंसिटी बढ़ाकर कि किस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं भी ये ग्राफ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा ये ग्राफ। फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी भी बनाया उन्होंने। ठीक है, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फिर फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इनके पोटेंशियल हमने क्या रखे हैं, ये उसके अकॉर्डिंग करंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके भी ग्राफ्स बनाए हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का था वो ग्राफ सारे इन लोगों ने रिजल्ट्स इन्होंने एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन कर लिए थे, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। बात समझ में आई है सबको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में? चले अब बात कर लेते हैं हम आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने बहुत ही सिंपल सी बात बताई, क्या कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पॉसिबल है दैट विल बी द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन। बस इतने के लिए उनको इस एक्सप्लेनेशन के लिए मेन नोबेल प्राइज मिला, इस कंट्रीब्यूशन के लिए। बहुत ही बड़ी बात थी ये। इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी है दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर किसकी एनर्जी लिखेंगे? क्या हम पूरी लाइट की एनर्जी लिखते हैं क्या? नहीं, हम एक फोटोन की एनर्जी यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यूज आएगी। इसे बेसिक कन्वर्ट कर ही लेते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की बात करें तो इंसिडेंट एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? एच न्यू लिख सकते हैं। एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन को क्या लिख सकते हैं? एच न्यू नॉट। ये कुछ पैटर्न रहेंगे कि किस फॉर्मेट में हम देख सकते हैं एनर्जी को। ठीक है, चाहिए तो लेमडा के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेमडा के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी से कई बार स्पीड भी पूछ लेता है कि क्या इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। सो इट विल बी हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, मतलब अपना वर्क फंक्शन। ठीक है, चाहिए तो इसे हम काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। वेवलेंथ के फॉर्मेट में देख लेते हैं। सो एच सी बाई क्या हो जाएगा? लेमडा। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ये मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लिख रहा हूँ कि क्या क्या काम में आ सकता है। एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, थ्रेशोल्ड वाला लेमडा यूज कर सकते हैं। तो ये तो यार बेसिक इक्वेशन है जिसे हम आगे यूज करने वाले हैं सारी चीजें फाइंड करने में। ठीक है, काम की बात फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं, क्या वर्क फंक्शन एक टाइप की क्या है? एनर्जी है ना। वर्क फंक्शन क्या है? एक टाइप की थ्रेशोल्ड एनर्जी है। वर्क फंक्शन का मीनिंग क्या है? वर्क फंक्शन इज नथिंग बट इट इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड
एनर्जी। तो याद है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यार फोटोन की एनर्जी को किस में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो अगर हमें चाहिए तो वर्क फंक्शन जो है उसे हमें पता है कि एच न्यू नॉट है। इसका मतलब ये जो एच न्यू नॉट है या फिर एच सी बाई लेमडा नॉट है, ये किस में है, यूनिट क्या है इसका, जूल। क्लियर? ये सबको कंफर्म है कि ये जो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ये किस पे सॉल्व हो रहा है, जूल पे। तो अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया था एच सी बाई ई करेंगे इसे, एच सी बाई ई इंटू लेमडा नॉट। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मतलब इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 12400 अप्रोक्सीमेटेड है ये, ठीक है, अपॉन लेमडा नॉट। ये एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये चीज भी आपको याद रखना है ड्यूरिंग कैलकुलेशन कि अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेशन हो रही है तो हम जल्दी से ये वाला डायरेक्ट रिलेशन यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ यहां तक ओके है? यस अच्छा, उन्होंने ये बताया कि कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की? नहीं, ये तो किसी कुछ इलेक्ट्रॉन को ही मिल सकती है मैक्सिमम, बाकी सबकी तो कम रहेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पूछे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो याद रखना है वो काइनेटिक एनर्जी 0 से ज्यादा हो सकती है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम। एक रेंज रहेगी, ऐसा कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहेगी, एक रेंज रहेगी कि ये रेंज आ सकती है, इस रेंज में कोई भी एनर्जी मिल सकती है इलेक्ट्रॉन्स को। डन? हाँ अच्छा, इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब सोचो यहाँ पे 80 फोटॉन्स आ रहे हैं, 80 फोटॉन्स है, हर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा। तो मैंने कहा कुछ ही इलेक्ट्रॉन होंगे जो एकदम सीधा स्ट्रेट निकल आएंगे फास्ट, बाकी सब इधर उधर से निकलेंगे ना, तो उनकी एनर्जी कम होने लगती है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ लोग की एनर्जी कितनी हो जाए, 0। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने निकल सकते हैं, तो 80 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकल सकते। डन? अगर आपने 80 फोटॉन डाले हैं तो मैक्सिमम आपको इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, 80 मिलेंगे। आप ये नहीं कर सकते हो कि सर हमने तो एक इनफ फ्रीक्वेंसी की लाइट लगा दी है अब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली निकलते रहे, नहीं, जितने फोटॉन आप डालोगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं क्योंकि कुछ का 0 हो जाएगी ना, वो निकलेंगे ही नहीं, बट ज्यादा नहीं हो सकते। समझ आया सबको? हाँ तो यहाँ पर एक और चीज लिखेंगे, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, it will be always less than or equal to number of photons, considering, कंसिडर किया हुआ है हमने कि फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड। समझ आया? अगर थ्रेशोल्ड से पास ही नहीं होगा तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 0। यहां तक सबको सिनेरियो समझ आया यार? हाँ सर हाँ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन निकाल सकता है, सॉरी, वन फोटोन कैन emit only one इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए हम ऐसा नहीं है कि बहुत सारी करंट ला सकते हैं, जितने फोटोन रहेंगे उतने ही करंट वहां पर लेके आएंगे। डन? ओके, हाँ तो अब बात करते हैं जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, क्या ग्राफ्स। ये इन लोगों ने जो ग्राफ्स ऑब्टेन किया एक्सपेरिमेंटली, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ये सारे ग्राफ्स बनाए, उसको अब हम आइंस्टाइन की थ्योरी को लेते हुए सारे ग्राफ्स को एक्सप्लेन करेंगे। मैं बोल रहा हूँ ये ग्राफ्स सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं,
तो इन ग्राफ्स को आप लोग अच्छे से सुनेंगे, ग्राफ्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये सारे ग्राफ्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से आप लोग समझेंगे। कुछ नहीं समझ आए तो तुरंत बताएं हमें, ठीक है। चलिए, सबसे पहला ग्राफ है इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। देन फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी। ये ग्राफ ऑब्टेन पहले किसने कर लिया था? हर्ट्ज ने। ये ग्राफ पहले ऑब्टेन कर लिया था हर्ट्ज ने, लेकिन एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रॉपर होता है। चले देखें। फोटो करंट मतलब एक्स एक्सिस में क्या है, सॉरी वाई वर्सेस एक्स होता है ग्राफ, मतलब करंट कहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी। अच्छा, ये बताओ इंटेंसिटी मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी क्या यहाँ पर? इंटेंसिटी मतलब फ्रीक्वेंसी क्या? नहीं, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, याद रखना है हमेशा। सो क्या इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी से है क्या? नहीं, यहाँ पर इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन। इंटेंसिटी का मतलब है फोटॉन इंटेंसिटी। फोटॉन इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो यार बड़ी सिंपल सी बात अगर देखूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मैं बात करूं कि इंटेंसिटी बढ़ रही है, मतलब क्या बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहे हैं। इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नॉट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं इंक्रीज कर रहा हूं मैं। हाँ, एक चीज है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, थ्रेशोल्ड तो होनी चाहिए, नहीं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं हो रहा होगा। सो इंटेंसिटी इंक्रीज मतलब नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे। और मैंने बताया कि यार एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकाल सकता है, तो इसका मतलब फोटोन बढ़ रहा है तो क्या बढ़ने लगेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा मतलब इसका मतलब करंट बढ़ेगी। तो इन दोनों में क्या रिलेशन देखने को मिलता है, एक लीनियर रिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बस ये याद रखना है कि ये गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए है, गिवन न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट। क्लियर है सबको? हाँ अगर फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट से ज्यादा नहीं है तो फिर तो एमिशन ही नहीं हो रहा होगा। सो ये एक्सप्लेन किया प्रॉपरली किन्होंने, आइंस्टाइन ने, किया ये जो नंबर ऑफ फोटोन है ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रहा है किस पे, नंबर ऑफ फोटोन। और इंटेंसिटी को फ्रीक्वेंसी से ट्रीट करोगे तो गड़बड़ होगा। इंटेंसिटी को किससे ट्रीट करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। नंबर ऑफ फोटोन मतलब अमाउंट ऑफ लाइट, जितनी ज्यादा लाइट आएगी उतनी ही ज्यादा तो वहां पर फोटोन आएगा ना। वाईडीएसी में हमने बात की थी कि ये जो पिन होल थे अगर इसका साइज बढ़ा दें तो ज्यादा लाइट आएगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट मतलब ज्यादा फोटोन। समझ आया? सो हायर अमाउंट ऑफ लाइट है का मतलब है हायर फोटॉन्स। यहाँ पर हायर अमाउंट ऑफ लाइट मींस मोर फोटॉन्स। इंटेंसिटी नहीं बढ़ा रहे, फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ा रहे, हम फोटोन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ज्यादा फोटोन वहां पर डाल रहे हैं। तो यार पहला ग्राफ क्लियर है सबको? हाँ ओके, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या था, दूसरा फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। अच्छा अच्छा, फ्रीक्वेंसी से पहले, फ्रीक्वेंसी समझने से पहले हमें पोटेंशियल समझ लेना चाहिए, पोटेंशियल बेटर रहेगा। फ्रीक्वेंसी से पहले हम लोग पहले पोटेंशियल समझ लेते हैं।
ओके, पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है देखें। बहुत ही ज्यादा सही और इम्पोर्टेंट ग्राफ है ये। ओके, सिचुएशन देखें, पोटेंशियल वर्सेस फोटो करंट हमें यहाँ पर बनाना है। मतलब हमें देखना है कि करंट कितनी आएगी अगर हम पोटेंशियल को डिफरेंट डिफरेंट रख रहे हैं। ठीक है, इसको उल्टा लिख दिया है, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल रखना है, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, तो ये बेसिकली फोटो करंट है और ये हमारा है पोटेंशियल। अब समझेंगे ये पोटेंशियल का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि आपको याद है ये अपना कैथोड है और ये एनोड है। अच्छा, दोनों कैसे कनेक्टेड है? एनोड किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से और ये नेगेटिव से। क्लियर? हाँ ये ओके है। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां की तरफ जाएंगे? इस तरफ। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम समझना कि इन दोनों के बीच में तो एक पोटेंशियल लगा दोगे अगर आप कुछ, तो ये इलेक्ट्रॉन और ज्यादा स्पीड अप कर लेगा ना। मतलब सोचो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने इसे एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी दी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, और आपने यहाँ पे और 2 वोल्ट लगा दिया, तो इस इलेक्ट्रॉन को कितनी वोल्ट मिल जाएगी फिर एनर्जी? 7 वोल्ट। समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल थोड़ा सा मैटर करेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, मैं मान लेता हूँ ये कैथोड सी है, ये एनोड है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एनोड पॉजिटिव है तो VA इज ग्रेटर देन VC। ठीक है, तो हम इसे बोलेंगे क्या कि ये जो नेट पोटेंशियल है, मतलब नेट मतलब क्या, VA/C, वो कैसा है अभी? 0 से ज्यादा रहेगा, पॉजिटिव। तो अगर पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब समझ जाएंगे कि कैथोड कैसा है, नेगेटिव, और एनोड पॉजिटिव। अभी उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि इसे नेगेटिव कर दिया और इसे पॉजिटिव कर दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सोचो उसके पास थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, आपने 2 वोल्ट लगा दिया, तो क्या 5 वोल्ट वाला यहाँ पहुंच पाएगा? बिल्कुल पहुंचेगा। कितनी एनर्जी लेके? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 2 तो लॉस कर देगा क्योंकि फोर्स उस पर अपोजिट लग रहा है। ठीक, तो अगर मैंने ये वोल्टेज 5 वोल्ट कर दिया, तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच पाएगा क्या? नहीं। तो करंट क्या हो जाएगी? 0। मतलब कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनेरियो आ जाता है कि अगर मैं नेगेटिव वोल्टेज रख दूं तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोक सकता हूं। बात समझ आई सबको? तो ये हाँ अपना कैथोड, ये एनोड। इसका मतलब ये है कि अगर नेट वोल्टेज मतलब एनोड ओवर कैथोड हमने क्या कर दिया, लेस देन 0 कर दिया, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिलने लगेगा? अपोज मिलने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, डेसेलरेट होते हैं, यहाँ पर रिटार्ड्स होते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स रिटार्ड होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे। तो देखो फिगर में कैसा मिलने वाला है सिचुएशन। ये सोचो, अभी सब फील करेंगे यार, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो ये कैथोड था, ये एनोड था, अभी मैं कोई भी वोल्टेज नहीं लगा रहा हूं, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके पास, सबके पास अलग अलग एनर्जी होगी, तो क्या सब सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। नहीं। लेट्स से इनके पास एनर्जी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम, तो इसका मतलब कुछ के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, कुछ के पास 3 होगी, इस तरीके से होगी। हाँ समझ आया सबको? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 0 वोल्टेज लगा के रखूं तो क्या मुझे करंट मिलेगी या नहीं? बिल्कुल मिलेगी।
जब मैं 0 वोल्टेज लूंगा तब भी करंट यहाँ पर मिलेगी कुछ ना कुछ। लेकिन अब मैं इसे पॉजिटिव पुल करना शुरू कर दूं तो सारे इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएंगे ना। हाँ। अच्छा, तो अगर मैं वोल्टेज पॉजिटिव करूंगा तो थोड़ी देर बाद बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आने शुरू हो जाएंगे। क्या ये इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे क्या मैं जितना वोल्टेज बढ़ाता रहूं? नहीं। तो ये जो ग्राफ है, ग्राफ ऐसा होगा, ये हर्ट्ज और लेनार्ड ने मिलकर अचीव कर लिया था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि यार ऐसा क्यों है। जब हम यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन और आने चाहिए हमारे पास। तो वो किसने एक्सप्लेन किया? आइंस्टाइन ने, कि यार जब आप फोटोन ही 50 डाल रहे हो तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पा पाओगे आप? 50। तो जब आप ज्यादा लाइट ही नहीं डालोगे तो इलेक्ट्रॉन एक टाइम बाद क्या होंगे? सैचुरेट हो जाएंगे ना। समझ आया सबको? हाँ सर। ग्राफ अच्छे से समझ आया? अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम एनर्जी वाले कितने इलेक्ट्रॉन है कितने नहीं है? वो इस वजह से पता चला, यहां पर लगाना शुरू कर दिया हमने नेगेटिव वोल्टेज। तो नेगेटिव वोल्टेज से क्या हुआ? सपोज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी एनर्जी, तो सबके पास तो 5 नहीं रही होगी। लेट से कुछ लोगों के पास थी 4। ठीक, तो इसका मतलब ये है, लेट से कुछ लोगों के पास थी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे ही मैंने नेगेटिव का 2 वोल्ट लगाया, वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे ना, वो यहां पहुंचेंगे क्या? नहीं। नहीं पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने नेगेटिव वोल्टेज लगाना शुरू किया, -1, -2, -3, -4, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आना कम हो जाएंगे और एक टाइम आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब ये वो वोल्टेज है जो आपको बताएगा कि यार रियल में इतनी मैक्सिमम एनर्जी थी उनके पास। समझ आया ये वोल्टेज क्यों इंपॉर्टेंट है? सोचो, मैक्सिमम एनर्जी थी 5, अगर आपने 5 रिवर्स में लगा दिया तो क्या कोई भी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा क्या? नहीं। तो नहीं। जब करंट 0 हो गई, मतलब वो जो वोल्टेज है वो बहुत ही स्पेशल वोल्टेज है। वो आपको डायरेक्टली किसके बारे में बता देता है? मैक्स काइनेटिक एनर्जी के बारे में बता देता है। समझ आया सबको? हाँ। तो ये इस तरीके से ग्राफ्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये जो वोल्टेज है इसको बोलते हैं हम Vs, और ये बहुत ही फेमस और अच्छा नेम है। Vs का मतलब ये है, दिस इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रॉन को, सारे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मैक्सिमम क्या पोटेंशियल चाहिए, उसे बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। डन? अच्छा, तो ये था एक फोटोन इंटेंसिटी के साथ। लेट्स से ये था I1। अब हमने क्या किया, ज्यादा फोटोन डाले। तो यार ज्यादा फोटोन डालोगे तो इवन वोल्टेज 0 है तब भी पॉसिबिलिटी रहेगी ना कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हो तो क्या काइनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी क्या? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉप वो भी यहां पर ही होंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा करंट देंगे अगर हम उन्हें पुल करना स्टार्ट करेंगे, तो वो लोग भी स्टॉप यहीं पर होंगे, लेकिन बस एनर्जी थोड़ा सा ज्यादा रहेगी उनके पास। तो ये क्या है? 2। मतलब I2 इज ग्रेटर देन I1। क्लियर? सो बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स वो 2 में ज्यादा है किससे? 1 से। इसलिए इंटेंसिटी ये है। लेकिन दोनों बात में अगर सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल है, मतलब क्या चीज हमने सेम रखी है? मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। समझ आया? दोनों ग्राफ में हमने नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा के इंटेंसिटी बढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी को क्या रखा है? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कब मिलेगा, फोटो करंट वर्सेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जब हमने क्या कांस्टेंट रखा है? फ्रीक्वेंसी। अगर आपने फ्रीक्वेंसी बदल दिया तो ये फिर स्टॉपिंग वोल्टेज बदल जाएगा ना। समझ आया? हाँ। तो इसका मतलब ये होगा, काम की बात यहां से क्या पता चली
कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, ये क्या है? ये क्या है? द अपोजिट पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू stop all the electrons की जरूरत नहीं है, सबसे मैक्सिमम वाले को रोक दिया तो मतलब बाकी सारे रुक जाएंगे. सो द अपोजिट पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द electrons having maximum kinetic energy. ओके, सो बेसिकली काम की बात क्या पता चली कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना लिख सकते हैं. सो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसे हम कैसे लिख सकते हैं? Q इंटू वी. वो किसके जितना हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी के मैक्स जितना. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है. ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें याद रखना है कि अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम स्पीड कितनी है. ठीक, और इस स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहाँ पे रख सकते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मेन इक्वेशन में भी लिख सकते हैं. मतलब कैसे? जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन थी उसे कैसे लिख सकते हैं? E माइनस फाइव. इसमें भी स्टॉपिंग पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं. डन? हाँ. ओके, तो ये थोड़ा सा पॉइंट है. अभी मैंने जैसे बताया कि अगर फ्रिक्वेंसी बदल दूंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा. समझ आया सबको? क्लियर? हाँ. तो इसमें अगर हम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी ले लें तो फिर क्या सिचुएशन होगी? इसी ग्राफ में when different frequency is used, frequency of light is used. क्लियर? बट अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रख ली तो क्या चीज सेम रख देंगे? कीपिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट. क्लियर? मतलब फोटोन इंटेंसिटी क्या रखी है? कांस्टेंट. तो ग्राफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं आप समझ गए होंगे. ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे कि अगर नंबर ऑफ फोटॉन सेम है तो मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो उतना ही रहने वाला है. क्लियर? इसका मतलब ये है कि लेट्स से ये ग्राफ है किसी के लिए, ठीक, तो उससे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉप देर से होगा, लेकिन ये कंफर्म है कि जब मैक्सिमम होगा वो सेम ही होगा. समझ आया सबको? क्यों? क्योंकि I1 और I2 दोनों क्या है? सेम है. फ्रीक्वेंसी अलग अलग है. लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी है ν1 और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ν2. बट नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या है दोनों में? सेम है. नंबर ऑफ फोटॉन्स वो क्या है? N2 इज इक्वल टू N1 है. सो I2 इज इक्वल टू I1 है. इंटेंसिटी, फोटोन इंटेंसिटी दोनों की क्या है? सेम है. सिर्फ क्या अलग है? फ्रीक्वेंसी अलग है. ठीक है. अच्छा, फिगर देख के क्या पता चल रहा है किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी? जिसको रोकने के लिए हाँ ज्यादा एनर्जी लगाई होगी. सो इसका मतलब ये है कि ν2 इज ग्रेटर देन ν1. इसीलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर 2 है वो ज्यादा होगा किससे? स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर 1. समझ आया सबको यार? हाँ. तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस मतलब पोटेंशियल वर्सेस करंट ही है, लेकिन एक डिफरेंट केस है. समझ आया? पोटेंशियल वर्सेस करंट ही है बट डिफरेंट केस है. ये जो मैक्सिमम करंट है इसे क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट.
ये पॉइंट याद रहेगा, इसे क्या बोलते हैं? सैचुरेशन। सैचुरेशन करंट, ठीक है। यहाँ पे भी लिख ही देते हैं, ये दोनों का अलग अलग सैचुरेशन करंट है, तो बेसिकली इनका सैचुरेशन करंट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आई नॉट बोलते हैं इसे, ठीक है, और आई मैक्स आई कैन से मैक्सिमम पॉसिबल करंट इज कॉल्ड सैचुरेशन करंट। तो इस केस में दोनों की सैचुरेशन करंट अलग होगी, लेकिन अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बदले तो सैचुरेशन करंट वही रहेगी। ओके, चलो हाँ। गुड। नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं फिर। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वर्सेस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस करंट तो हम देख पा रहे हैं, ये तो हमें दिख रहा है कि करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कैसे पोटेंशियल चेंज हो रहा है, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ये कितना चेंज होगा ये हमें बनाना है। अब समझ आया सबको? इसका मतलब इसके लिए आपको क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए, बड़ी सिंपल सी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन क्या थी? E माइनस वर्क फंक्शन, ठीक है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ही हम क्या लिख सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? हमें किसके हाँ। बीच में ग्राफ बनाना है? इसके और इसके बीच में ही तो ग्राफ बनाना है। तो क्या लग रहा है ग्राफ कैसा रहेगा? डायरेक्ट। हाँ, ये अगर मैं सिंपल देख लूँ, ये हो गया एच बाई ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट बाई ई। तो ये देखो ना यार, ये तो बिल्कुल सब कुछ सेम हो गया ना। किसके जैसा हो गया? ये बन गया अपना y, ये बन गया अपना m, ये बन गया अपना x, ये बन गया अपना c। समझ आया? तो ग्राफ कैसा आने वाला है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। लेकिन इंटरसेप्ट कैसा होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव इंटरसेप्ट, मतलब लाइन कुछ इस तरीके से आने वाली है। इसका मतलब ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना रहेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेट्स से फर्स्ट केस का स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। सॉरी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं, ये तो क्या है, जहां पर x0 होगा, x0 होगा तो y क्या हो जाएगा? ये इंटरसेप्ट है, तो ये तो बेसिकली जस्ट इंटरसेप्ट है। क्या? एच न्यू नॉट बाई ई। एच न्यू नॉट मतलब क्या? फाई। बेसिकली ये क्या है? ये वर्क फंक्शन है ना, वर्क फंक्शन है। तो जस्ट ये फाई बाई ई होगा किसी मेटल के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई सी भी मेटल ले ले, क्या ये एम बदलेगा क्या? नहीं। फॉर एनी टाइप ऑफ मेटल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, क्या? फॉर एनी टाइप ऑफ मेटल एम क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट है, क्योंकि एम कितना है? एच बाई ई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे कोई सा भी मेटल ले लो, मेटल नंबर 1, मेटल नंबर 2, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा इंक्लाइन जो होगा वो सेम एंगल पे रहेगा। इंटरसेप्ट बदल सकता है, लेकिन ये थीटा हमेशा क्या रहेगा? सेम। समझ आया सबको? हाँ। मेटल 1, मेटल 2, तो कई बार यहां से निकाल सकते हैं एच बाई ई करके फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट पोजीशन। ओके, तो ये मेटल का वर्क फंक्शन निकालने का तरीका हो जाता है फाई 1 बाई ई, और इसकी बात करें अगर ये इंटरसेप्ट, तो ये हो गया सेकंड वाले का फाई 2 बाई ई। सो बेसिकली वाई इंटरसेप्ट निकाल के ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो? वर्क फंक्शन निकाल सकते हो आप। तो ये ग्राफ समझ आया सबको? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी।
हाँ सर। हाँ, तो अगर मैं लेट्स से एक एग्जांपल भी दे दूं कि लेट्स से फॉर टू मेटल्स, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं फॉर टू मेटल्स phi1 is 3 times of phi2, तो बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? थीटा। थीटा 1/θ2 का रेशियो क्या आएगा? phi1 3 टाइम्स है phi2 का। क्या कभी फाई का कुछ फर्क पड़ेगा क्या इसके vs वर्सेस न्यू के थीटा पे? नहीं, हमेशा क्या रहेगा? ये इनका रेशियो हमेशा बन रहेगा। किसी भी मेटल के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्लोप हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। डन? हाँ। ओके, तो ये काफी सारे ग्राफ्स हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अभी और ग्राफ्स देखें, और एक लास्ट वाला बचा था। हाँ, फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी तो हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग फोटो करंट कैसे बदल रहा है। फोटो करंट वर्सेस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी देख लिए, सारे ग्राफ देख लिए। सारे ग्राफ देख लिए मतलब कैसे? ये यहाँ पर फोटो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना हम। फ्रीक्वेंसी क्या है? अभी कांस्टेंट है। अगर हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ले लेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल जाएगा, बट मैक्सिमम करंट बदलेगी क्या? नहीं। तो ये जो थर्ड वाला, इसका केस 2 वाला ग्राफ है, ये ग्राफ हो गया हमारा क्या? करंट वर्सेस डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। समझ आया? हाँ। और फिर था करंट वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दोनों ही ग्राफ यही बता रहे हैं कि करंट वर्सेस पोटेंशियल कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सारे टाइप के ग्राफ्स हो गए हमारे यहाँ पर। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो यार। चले तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जाते जाते एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगे कि कैसे क्या क्या करना है इसमें। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सपोज द लाइट of wavelength, let's say 1 to 4 nanometer is incident on a metal. ठीक है, तो आपको बताना है then find number 1 max kinetic energy of electrons, ठीक है। दूसरा let's say if stopping potential is minus 7.5 volt, then find the work function of metal. समझ आया सबको? अच्छा, अगर हमें ये सब पता है तो हम फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। ओके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये जस्ट बेसिक क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको अभी जस्ट मैंने सिखाया है कि सारी चीजें कैसे यूज करना है। सबसे पहले ये समझना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो पहले तो आपको एनर्जी निकाल लेनी चाहिए किसकी? फोटोन की ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी? hc/e इंटू लेमडा। किसमें आ गई ये एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितनी हो गई? hc/e को हम क्या लिख सकते हैं? 12400, बट लेमडा किसमें होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। सो इसका मतलब हमें जो गिवन है क्वेश्चन में, कितनी गिवन है? नैनोमीटर में गिवन है। तो एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होना चाहिए? इसमें एक और जीरो होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे इसे फिर?
1240 ये एंगस्ट्रॉम में है। यहाँ पे चाहिए तो मैं साइड में लिख देता हूँ, लेमडा कितना था 124 नैनोमीटर, मतलब 1240 एंगस्ट्रॉम। क्यों? क्योंकि नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ है और एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10। तो बेसिकली एक जीरो और ऐड करना पड़ेगा अगर हमें एंगस्ट्रॉम में लिखना। तो कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई? 10। अच्छा, क्या मैं इससे डायरेक्टली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता हूँ क्या? नहीं, मुझे सेकंड वाले क्राइटेरिया को यूज करना पड़ेगा। किसको? स्टॉपिंग पोटेंशियल को, तब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? एक सेकेंड, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए ये इसकी जरूरत ही नहीं थी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो कितनी होती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जितनी ही होती है। तो बेसिकली ये मुझे फर्स्ट क्वेश्चन को इसके साथ ही रख लेना चाहिए, ठीक है, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। डन। क्वेश्चन समझ आया कि इट इज लाइक कि क्वेश्चन में पूरे काम में कंसिडर कर लेना है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे दिया है और फिर हमें उस पर सॉल्व करना है कि वर्क फंक्शन कितना है और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है। क्लियर? हाँ। If the stopping potential is this, then work function and maximum kinetic energy of electrons. ठीक है, तो हमें ये टोटल एनर्जी आ गई, हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 7.5 वोल्ट। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है E माइनस वर्क फंक्शन। और मुझे पता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ? E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, सो दिस विल बी E माइनस 5। क्लियर? तो यहाँ से पहले मुझे लिख लेना है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका 7 वोल्ट है, ठीक है, 7.5 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा? मैक्स काइनेटिक एनर्जी वो होगा E इंटू वोल्टेज, मतलब E इंटू E तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 7.5 वोल्ट से एक्सेलरेट कराया हुआ है, तो कितना आ जाएगा? 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डन। तो बहुत ही बेसिक सा फिर कैलकुलेशन बची हमारे पास कि ये 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सो वर्क फंक्शन कितना आ गया? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी को कोई डाउट इसमें? टोटल एनर्जी थी 10, 7.5 था क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी थी? 7.5 हो सकती थी, तो इसका मतलब वर्क फंक्शन कितना है? 2.5 है। और दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मतलब न्यू नॉट एंड लेमडा नॉट, ये निकालना है। तो अब हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। फाई इज इक्वल टू क्या होगा? H इंटू न्यू नॉट। लेकिन ये फाई किस में है? जूल में होना चाहिए, और यहाँ पे फाई हमने किस में निकाला है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो फिर कन्वर्ट करके ही लिखना पड़ेगा। देन न्यू नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? फाई ओवर H। और फाई 2.5 किस में है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किस में आ गया अभी ये? जूल में। और डिवाइडेड बाई अपना H कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो न्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा के लिए लेकिन इजी है, लेमडा के लिए हम डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेमडा नॉट क्या हो जाएगा? फाई ओवर, मतलब एक्चुअल में फाई लिखे तो पूरा हमें लिखना पड़ेगा HC/E करके, बट मैंने आपको डायरेक्टली बताया था कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? 12400 अपॉन लेमडा, किसमें? एंगस्ट्रॉम में। तो अगर लेमडा आपको निकालना है, ये किस में आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो लेमडा क्या आ जाता है?
12400 डिवाइडेड बाई 5, बट ये किस में रखना है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। सॉल्व करेंगे तो अभी प्रीवियसली हमने सॉल्व किया था, याद है 2.5 जब रखते हैं तो नियरली आंसर क्या आता है? 5000 एंगस्ट्रॉम आया हुआ था। ठीक है, हाँ क्लियर सबको? तो ये थोड़ा सा बेसिक आइडिया है, मतलब अभी बहुत कुछ डिस्कस करना बाकी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अलग अलग टाइप के, बट एटलीस्ट ये लेक्चर आपको रिवाइज करना है कि एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं एक मिनट में फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। फील करेंगे सब, देखें अभी देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फील करते हैं, समझे? सिचुएशन कुछ ऐसी है कि यहां से मैंने लाइट डाली और लेट से उसकी एनर्जी कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यार ये मेटल का अपना कुछ वर्क फंक्शन होगा, लेट से वो वर्क फंक्शन कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब रियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब ये है कि कुछ इलेक्ट्रॉन के पास 10-3 कितनी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, लेकिन सबके पास नहीं होगी। किसी के पास 6 होगी, किसी के पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, किसी के पास 0 होगी। तो अगर मुझे ये पूरे इलेक्ट्रॉन पुल करने हैं तो मुझे मैक्सिमम कितना पुल कर लेना चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 0 वाला भी क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। लेकिन क्या इसकी कोई रेंज है क्या? नहीं। आप चाहे जितना बढ़ा दो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आप ले ही नहीं सकते हो कभी भी करंट। इससे पता चलता है कि आई की एक सैचुरेशन लिमिट है। समझ आएगी ये बात, सैचुरेशन लिमिट। नंबर 2, अगर मैं इसे नेगेटिव कर दूं तो ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये जो 0 वाला है ये तो रुक जाएगा, बट ये जो 7 वाला ये नहीं रुकेगा ना, तो थोड़ी सी तो करंट आ जाएगी हमारे पास, 0 नहीं रहेगी। तो मैक्सिमम मुझे कितना लगाना पड़ेगा? 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव का लगाना पड़ेगा, जिससे सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे स्टॉप। तो सारे इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आया यार अभी? हाँ अच्छा, और कुछ ग्राफ्स में जो मैंने बताया, क्या ग्राफ्स में बताया कि यार ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये डिपेंड फ्रीक्वेंसी पे नहीं करते हैं, ये किस पे डिपेंड करते हैं? इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है उतनी ही ज्यादा करंट यहाँ पर पहुंचेगी। फ्रीक्वेंसी सिर्फ क्या डिसाइड करती है? कि कितनी फास्ट पहुंचेंगे, और उनको रोकने के लिए आपको कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी करंट नहीं बढ़ा सकती। आप कितनी हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट लगा दो, करंट नहीं बढ़ेगा। करंट तो किस पे बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। फोटो तो ये पूरा समरी था कि मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, बाकी साइंटिस्ट ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, और हमारा इसमें क्या पार्ट रहा है। ठीक है, अब 1 मिनट का समय दें, हम थोड़ा सा बोर्ड्स में भी देख लेते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें क्या क्या पार्ट डिस्कस करना है, किस किस टाइप की चीजें हमने कर दी हैं। तो बोर्ड्स की बुक में अगर हम देखें, ओके, देखिए चैप्टर का नेम क्या है हमारा? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मतलब लाइट, मैटर मतलब मैटर, मटेरियल जो है। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, पहले इंट्रोडक्शन है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, सीधा सीधा स्टार्टिंग कहाँ पे हुई है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो आपको ये पूरा एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है कि किस टाइप की लाइट आएगी तो कहाँ पर क्या कैसी सिचुएशन रहेगी। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो काफी साइंटिस्ट लोगों ने किया हुआ है, और ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल पर किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला है। डन, और उस पर एक्सपेरिमेंटली क्या क्या डेटा आने वाला है। तो ये पूरी सिचुएशन थी, ये सारे ग्राफ्स थे जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। ओके, ये सारे ग्राफ्स यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो ये एक बार आप लोग रीड कर लेंगे। देखें,
यहाँ पर देखो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, सारे मेटल्स का वर्क फंक्शन दिया हुआ है एक कॉमन इसके लिए वैल्यू के लिए। तो अगर आप सोडियम का निकाले 2.4, तो याद है 2.4 से लेमडा क्या आ रहा था, नियरली लेमडा आएगा 6500 के आसपास। सो ये क्या है, एक विजिबल है ना लाइट। तो इससे पता चलता है कि विजिबल लाइट से सोडियम और पोटेशियम लोग ये दोनों जो है एमिट कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, बाकी आगे हम बात करेंगे, काफी ज्यादा और डिटेल डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में हम कर लेंगे। ठीक है, समझ आया सबको? हाँ सर। ओके गुड, चले आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय देन, बाय बाय एवरीवन, बाय। बाय।